देश एक रहे इसके लिए कई आंदोलन, हम लोगों का नारा होता था कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी। ये आज नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण, देश में एनडीए सरकार, राज्य में एनडीए सरकार के कारण, अगर आज सभी योजना मेट्रो समेत सभी योजना केवल नगर विकास आवास का देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का काम इस समय बिहार के अंदर हो रहा है। ये आप भूल रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जो देश को बांटने का काम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किया था। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पटना के कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनाकर पटना के लोगों को देंगे। पूरी तैयारी कर दिया है, टेंडर में भी बात आ गई है। और 15 मेगावाट कचरा से बिजली ही नहीं बनाएंगे, खाद भी बनाएंगे, कंपोजिट खाद। बिहार की राजनीति का मतलब अब विकास, विकास और केवल विकास। नमस्कार, जय श्री राम। मैं अभिषेक तिवारी। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जाले से विधायक और मंत्री अर्बन डेवलपमेंट में बिहार सरकार में, माननीय जीवेश मिश्रा सर। प्रणाम जी, नमस्कार सर। बीजेपी की विचारधारा से आप कैसे जुड़े, कब से जुड़े, और एक नेता के तौर पर आपने बीजेपी को ही क्यों चुना सर? देखिए, हमारे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। हमारा जो गांव था उसके बगल में एक छोटा सा शहर या छोटा कस्बा कह लीजिए, शहरीय कस्बा, वो संघ की दृष्टि से जिला होता था और वहाँ के संघ चालक होते थे। तो पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही हमारे घर में जितने भी लोग हैं सब प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। सबसे कम प्रशिक्षित स्वयंसेवक मैं ही हूँ, तो सभी लोग प्रशिक्षित स्वयंसेवक, हमारे भाई बहन सब लोग। तो एक माहौल ऐसा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवाद का, घर में गूंज कन कन से आती थी। और जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का अवसर मिला और लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम करने का, संगठन को सीखने का, समझने का, संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का, ये सब चीज़ विद्यार्थी परिषद से सीखने का एक अवसर मिला। और विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया। और उसके बाद फिर जब विद्यार्थी परिषद के पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। और एक बात है कि एक बात तो मानना पड़ेगा कि जिस समय मैं विद्यार्थी परिषद से बाहर आकर के राजनीतिक जीवन में आने की सोच रहा था, उस समय देश के अंदर जितनी भी पार्टियां थी उसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो राष्ट्र प्रथम का नारा देती थी कि मेरे लिए देश पहले है। और ये एक विद्यार्थी परिषद के आदमी को ये बात बहुत अपील करता था, जो हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, कास्ट लाइन से ऊपर उठ गए। ये निश्चित रूप से जो राष्ट्रवाद जो था उसको लेकर के जो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोगों को ये जो अपील होता था, हम लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए कई आंदोलन, देश एक रहे इसके लिए कई आंदोलन, हम लोगों का नारा होता था कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी। तो इसको लेकर के ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को अक्षरशः आत्मसात करने वाली एक ही पार्टी थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी। अभी भी तो एक ही पार्टी, और एक ही पार्टी आज भी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। में आ रहा था तो मुझे लगा उस समय 98 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भारतीय जनता पार्टी से मेरा जुड़ाव विद्यार्थी परिषद छोड़ने के बाद एक कार्यकर्ता के नाते हुआ, जिसको आप प्राथमिक कार्यकर्ता बोलेंगे। और 2002 से मैं सक्रिय सदस्य के नाते भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे 2015 में टिकट दिया पहली बार, और जाले की महान जनता ने मुझे अवसर दिया पहली बार जाले की सेवा करने का। तो 2015 बड़ा कठिन चुनाव था गठबंधन के दृष्टिकोण से बिहार के अंदर, लेकिन मैं जाले की महान जनता को सत सत नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि उस भीड़ के अंदर भी उन्होंने मुझे एक अवसर दिया सेवा करने का। और उसका परिणाम हुआ कि 5 साल जब मैं जाले के लोगों का उनके बीच रहकर, उनके साथ रहकर, उनके हर सुख दुख में उनके पास बैठकर जब उनकी मैंने सेवा की, तो 20 में स्वतः उन्होंने भारी मतों से चुन करके बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी जाले में बन गया
कि मैं जाले का पहला विधायक हूं जो लगातार 10 साल जाले की सेवा किया हूं। इससे पहले कोई भी एमएलए देश जब आजाद हुआ उस समय से लीजिए 52 में भी जो जीते वो फिर 57 नहीं जीत पाए। और ये मैं पहला व्यक्ति हूं कि 10 साल जाले के लोगों ने मुझे मौका दिया है और मुझे पूरा यकीन है जाले की महान जनता पर कि वो तीसरी बार के लिए भी मन मिजाज बनाकर बैठे हुए हैं। चलिए एडवांस में मैं शुभकामनाएं दे देता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन मिजाज बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने निश्चल भाव से निर्मल होकर के उनका सेवा किया हूं। जहां भी जब भी जो भी आए हैं सबकी बात को सुना हूं, सबके काम को करने की कोशिश किया हूं। मैं मानता हूं कि कोई एक आधा लोगों का काम नहीं हुआ होगा या मेरे दिमाग से उतर गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मानवीय भूल हो सकती है मानव होने के नाते, लेकिन मैंने दिल की गहराइयों से एक एक व्यक्ति जो मुझे मिल कर गया है उसका काम हो जाए इसकी चिंता मैंने की है। और मुझे लगता है यही मेरा संबल है। और मैंने जो विकास का काम किया है, अगर आप देखेंगे तो जाले में पिछले 10 वर्षों में 425 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम मैंने किया है। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो 39 किलोमीटर नया पीडब्ल्यूडी, और उसके ऊपर अगर बात करें तो आज 30 किलोमीटर से भी अधिक सड़कें नया चौड़ीकरण करने का काम। अभी मुझे पूरा यकीन है 11 किलोमीटर सड़क नया पीडब्ल्यूडी और स्वीकृत करने वाले हैं। तो देश के आज़ादी के बाद से लेके 15 तक जितनी पथ निर्माण विभाग ने सड़कें जाले में बनाया उतनी सड़क अकेले में जाले में इस 10 वर्षों में बना दिया। तो ये सब जो काम है जाले में, जब मैं 15 में आया तो 3-4 हाई स्कूल होता था, +2 विद्यालय 10th, आज 40 +2 विद्यालय जाले के अंदर है। गांव की बेटी गांव में खा के गांव में पढ़ के +2 कर जा रही है। हमारा शिक्षा रेशियो जाले का बढ़ा है। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं जिन पर ध्यान दे करके जाले को व्यवस्थित करने का काम हमने किया है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जाले की महान जनता पुनः एक बार मुझे व्यवस्थित करके सेवा का अवसर जरूर देगी। नहीं, जरूर देगी, वो तो आपके काम पर है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा बीइंग अ मंत्री, चूँकि आप मंत्री जी भी है, अर्बन डेवलपमेंट आपके हाथ में है, ये मैं घूम रहा था ये पूरा जो मरीन ड्राइव बना है। देखिए, हम पलायन करने वाले लोग हैं जो 2002 में उस राज्य में हम पलायन करने को विवश हुए, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं थे। तो मैं थोड़ा ब्लंट अंदाज में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मन में कभी कभी आत्मसंतुष्टि की भाव तो आती होगी कि हमने बिहार को ऐसा बनाया कि रात के 12 बजे भी लड़के लड़की कहीं घूम रहे हैं। जरूर जरूर। देखिए, यही बदलता हुआ बिहार है, यही आगे बढ़ता हुआ बिहार है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, नज़रअंदाज करते हैं। प्रतिपक्ष के साथी हैं, स्वाभाविक है, वो कहेंगे तो क्या कहेंगे। आज 10-20 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद जो लोग बिहार नहीं आए थे और बिहार अब अगर आते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। जो एयरपोर्ट उतरते हैं, ऐसा बिहार का एयरपोर्ट है, ऐसी बिहार की सड़कें हैं, ऐसा फ्लाईओवर वाला पटना है, ऐसा मेरीन ड्राइव हो सकता है क्या। और ये केवल मैं एक शहर की बात नहीं करता हूं, सारे शहरों में बदलाव आया है। इस समय अगर आप देखें तो पटना जो गंगा किनारे 88 शहर बसा हुआ है, उसमें साफ सफाई के मामले में 4थे नंबर पर है। हमने नारा दिया चकाचक पटना का, हमने काम किया उस पर कि ये केवल नारे में ये बात खो न जाए, इसलिए हम लोगों ने मिलकर काम किया इस पर। और जो चकाचक पटना का नारा दिया, आज उसका परिणाम है कि हमने उस पर काम किया और पटना गंगा किनारे के शहर में आज 4थे नंबर पर है पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में जितनी शहरें हैं उसमें 21वें नंबर पर साफ सफाई में, जिसको अगली बार और हमको इम्प्रूव करना है। हम लोग अभी प्लानिंग बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है एक बात बताते हुए कि नगर विकास आवास के कठिन परिश्रम से इस बार पटना शहर को मिनिस्ट्रियल अवार्ड से भारत सरकार ने नवाजा है। तो ये सब काम हम लोग इत्मीनान से और बहुत तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिन हर पल करते जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिसके कारण आज बदला हुआ पटना आपको दिखता है, ये विकसित पटना आपको दिख रहा है, ये आगे बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा है। और ऊपर से अगर देखें तो जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हम कई बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो लोग विपक्ष के साथी इसको मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये सच है। मैं एकदम एक डेटा और आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण देश में एनडीए सरकार, राज्य में एनडीए सरकार के कारण
अगर आज सभी योजना मेट्रो समेत सभी योजना केवल नगर विकास आवास का देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का काम इस समय बिहार के अंदर हो रहा है। ये आपके मंत्रालय में हुआ? 22 से अधिक शहरों में योजना स्वीकृत है, काम प्रारंभ है। पहले पटना जैसे शहर में सीवरेज और एसटीपी दोनों का अंतर लोग नहीं समझ रहे थे। जिस पानी, बरसात का पानी जिस नाले से हम खींच कर ले जाते थे उसी नाले से हम सीवरेज भी निकालते थे, और गंगा जी के अंदर पूरा प्रदूषित पानी ही जाकर गिरता था। जो बरसात का पानी सीधा गंगा नदी में जाएगी, उसके अंदर हमारा पटना में कोई मैकेनिज्म नहीं था, उसके अंदर हम सीवरेज को कनेक्ट करके रखे हुए थे और वो गंदा पानी, साफ पानी को भी गंदा बना के हम पटना के गंगा जी में गिराते थे। ये सब काम जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो सीवरेज को अलग किया, एसटीपी को अलग किया, हम बरसात के पानी को कैसे सीधा ले जाके नदी में मिलावें, सीवरेज को अलग करके ट्रीटमेंट करके कैसे नदी में या सुरक्षित जगह में ले जाएं, ये इन सब पर काम हो रहा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 22 से अधिक शहरों में हम सीवरेज पर काम कर रहे हैं। और इधर जब जब प्रधानमंत्री बिहार आए हैं उन्होंने हर कार्यक्रम में नगर विकास आवास को कभी 5,000 करोड़, कभी 6,000 करोड़, कभी 7,000 करोड़, इस प्रकार से पटना को, बिहार को फाड़ देने का काम किया। तो तभी हम कहते हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, मैं कहता हूं लोगों को, तो लोग कई बार मेरे से सवाल करते हैं, निश्चित रूप से इस आधुनिक भारत का अगर कोई विश्वकर्मा है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, और इस आधुनिक बिहार का कोई अगर निर्माता है तो नीतीश कुमार है, जिसने बिहार को आगे बढ़ाकर गति दिया है। और आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के कारण, देश में उनके प्रधानमंत्री होने के कारण बिहार को जितना रिवार्ड अवार्ड मिला है, जितना पैसा मिला है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, हम समझते हैं कि ये काबिले तारीफ है। दोनों के संजोग से, दोनों के मिश्रण से, दोनों के केमिस्ट्री से आज बिहार तरक्की कर रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, डेमोग्राफी चेंज। फिर उसके बाद गया जी में आए माननीय मोदी जी, और देश का पहला मंत्री संभवतः मेरे मन की बात बोला। बीइंग अ पत्रकार, आई एम रियली ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मैं दरभंगा में गुजर रहा था। सर, ये देश, ये माटी सबकी है, ये मैं मानता हूं, मगर किसी बाहरी की नहीं। और ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसको आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में? और माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम लोग डेमोग्राफी चेंज को समाप्त करने के लिए एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी जी ने 3 बार बोल दिया। एक बार गया में बोला, एक बार 15 अगस्त की रैली में बोला, और अभी रिसेंटली मोदी जी की एक और रैली थी बिहार में, उसमें बोला। ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा है? करना ही पड़ेगा। इसके आपने भी लंदन को देखा, कुछ दिन पहले समाचार आई, आज तो मलान को, इटली को देख रहे हैं। वही आपने देखा। ये इस पर काम करना ही पड़ेगा सरकार को। अगर अपने देश को, अपने देश के मूल नागरिक को, अपने देश के लोगों को सुरक्षित, संरक्षित रखना है तो देश के शासनाध्यक्ष को इस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उनके नज़रों में ये बातें हैं और इस पर काम करने की कार्य योजना वो अगर तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी दूरदर्शिता है। आगे जो देश जिस तरह से आज लंदन में हो रहा है, जिस तरह से आज अन्य इटली के अंदर हो रहा है, फ्रांस जिस परेशानी से आज जूझ रहा है, उसको देखते हुए अगर देश का शासनाध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री आज इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं नेपाल से भारत की और बिहार की बहुत दूरी नहीं है। ये जो बच्चों को आप प्रोटेस्ट में उलझा करके सड़क पर लाने की जो एक विपक्ष की प्लानिंग है, मैं इसको 2 फेज में बांट देता हूं सर इस क्वेश्चन को। एक, वोट चोरी के नाम पर, और दूसरा, लोगों को भड़का करके जब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप बच्चों को जेन जी के नाम पर सड़क पर ले आए ताकि आग जले। अच्छा, ये कितने, मतलब मैं शब्द का चयन क्या करूं नहीं करूं, कभी कभी कर दीजिए सर, यहाँ बंध सा जाता हूं। ये कैसे लोग हैं?
थर्ड सेंस है या नहीं, कॉमन सेंस है या नहीं। ये सही भारत देश महान है, तभी इनको कभी अवसर न मिला है न मिलेगा। जिन लोगों ने ये बात की है देश को उलझाना, ये आप क्या मामूली बात समझ रहे हैं? ये कोई नक्सली, कोई आतंकवादी ऐसी बात इस देश के अंदर कर सकता है? नहीं तो नारे तो लगे ही ना जेएनयू से भारत तेरे टुकड़े। मैं वही बात कह रहा हूं ना, ये कोई नक्सली, ये कोई आतंकवादी ही इस देश के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है। हम जब पूजा पाठ खत्म करते हैं तो अंत में विश्व का कल्याण हो बोलते हैं। हम अपने परिवार का कल्याण हो की चिंता जरूर करने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन हमारा नारा होता है सनातनियों का विश्व का कल्याण हो। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, मतलब पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जो अगर इस प्रकार का नारा इस देश के अंदर देते हैं तो इस देश की व्यवस्था से बिल्कुल उलट बात करते हैं, और यह देश ऐसे लोगों को कभी बख्शेगी नहीं। और यही कारण है कि आज तक ये सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं, धीरे धीरे पीछे ही जा रहे हैं। इन दिनों कुछ दिन पहले तमिलनाडु से स्टैलिन आए हुए थे। बिहार में कितने लोग तमिल समझते हैं? कम से कम मैं तो नहीं समझता सर, हो सकता है बिहार में कुछ जनता तमिल भी समझने लगी हुई। स्टैलिन आए थे भागलपुर में, ये कंप्लीटली एक रिलीजियस रैली बनाई गई। स्टैलिन के बेटे कहते हैं कि इरेडिकेट सनातन धर्म, और खड़गे साहब के बेटे कहते हैं कि बिल्कुल प्रियंक खड़गे ने ठीक बना। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो रहा है, ये चल क्या रहा है सर? ये आप भूल रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जो देश को बांटने का काम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किया था। आज भी वही कांग्रेस है, तो गठबंधन में है ना। वो बदला नहीं, आज तो गठबंधन करके चल रहे हैं। वो जितने देश विरोधी ताकत है, सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, ये जो जितनी जमात है ना, ये सब के सब सत्ता पाने के लिए देश विरोधी ताकत से भी हाथ मिलाने में इनको परहेज नहीं होगा। और इसीलिए ये कई बार समय समय पर देश विरोधी बातें करते हैं। अब जैन जी की बात करना इस देश के अंदर, आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर देश के मत के द्वारा चुना गया व्यक्ति, देश के मतदाताओं के द्वारा चुना गया व्यक्ति इस देश, तो सर एबीवीपी को चुन लिया ना। मैंने कहा कि इस देश के अंदर इस प्रकार की बात अगर कोई करता है तो मुझे लगता है यह कहीं से उचित भी नहीं है, और ऐसे लोगों को यह देश कभी माफ भी नहीं करेगा। नहीं, कहां जैन जी साथ गया? पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे, डीयू का चुनाव हारे, अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे, तो जैन जी भी तो उनके साथ नहीं चल रहा है ना सर। कोई उनके साथ कोई रह ही नहीं। मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर ऐसी सोच डेवलप हो ही नहीं सकती है, और वो भी तब जब एक राष्ट्रवादी इंसान देश का बागडोर संभाल कर देश को चला रहा है। एक राष्ट्रवादी पार्टी देश के शासन के केंद्र बिंदु में है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। वैसी पार्टी अगर देश के शासन के केंद्र बिंदु में है तो आप एक बात लिख कर रख लीजिए, ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए खुद को मिटा देगी लेकिन देश को आगे रखेगी। और इसका उदाहरण आप पीछे 77 में देख चुके हैं कि हमने अपनी पूरी पार्टी विलय करके राष्ट्र कैसे बचे, इसकी चिंता इंदिरा जी की इमरजेंसी के बाद किया था। कि इंदिरा जी ने जिस प्रकार देश के अंधेरे में रात के 12 बजे देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके देश के आम आवाम को जबरन पकड़ पकड़ करके जेल में ठूस दिया। कांग्रेस के लोग ये बात भूल क्यों जाते हैं कि अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूरता इस देश के अंदर कांग्रेस के राज में इमरजेंसी के समय इसी देश के नागरिकों के ऊपर किया गया। ये बात इस देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि उनकी दिशा जो भी होगी, इस देश के अंदर इस समय राष्ट्रभक्त व्यक्ति देश का शासनाध्यक्ष है, और पूरे राष्ट्र के लिए जीने मरने वाली पार्टी राष्ट्र के केंद्र बिंदु में रहकर देश को चला रही है। सर, अब आपके कार्यों की बात हो गई, डेमोग्राफी चेंज पर भी बात हो गई। बिहार की राजनीति में सर एक धुरी एनडीए है, दूसरी धुरी महागठबंधन है, तीसरी धुरी एक और नेता है। बड़ा सिमिलर सा दिल्ली जैसा पैटर्न लग रहा है। कोई भी कुछ भी बोलेंगे, उनसे कोई सवाल जवाब करेगा नहीं, और आप इल्ज़ाम लगाएंगे, न्यायपालिका में भी जाने की ज़रूरत नहीं। क्या चल रहा है भारत की राजनीति में? देखिए, रेत पर बनाया हुआ मकान बहुत दिनों तक नहीं चलती है। दिल्ली में केजरीवाल साहब थे,
हर दिन एक खुलासा करते थे कह के, हाँ। कल होगा खुलासा, 4 बजे करूंगा खुलासा। और उन्होंने जितनी खुलासा की, बाद में सारे खुलासे मतलब वो छुड़छुड़ी हो गई, फुसफुसा गया, जो हम लोग बिहारी हाँ। भाषा में कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकला। और उस रंगे हुए सियार को दिल्ली जैसे इंटेलेक्चुअल जगह में पहचानने में लोगों को 10 साल लग गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर सभी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास भी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक दिल्ली सबकी है, सब लोग है, राजधानी है। बिल्कुल। उस रंगे सियार को समझने में 10 वर्ष लग गया। वैसे ही यहाँ जो कोई आए हैं, ये जान लीजिए लोकतंत्र की धरती है, जननी है बिहार। यहाँ रंगे सियार को लोग समझ लिया है बहुत जल्दी, और आप रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद कहीं दिखेंगे भी नहीं, कहीं टिकेंगे भी नहीं। और आप शायद जिनकी चर्चा कर रही है वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे खुद चुनाव लड़ने का। मैं चुनौती देके आपके चैनल पर कह रहा हूं कि वो हिम्मत खुद चुनाव लड़ने का इस बिहार में नहीं जुटा पाएंगे। ये लिख कर रख लीजिए आप, मैं आज जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं आपके चैनल पर। तो ये इन सब लोगों को, ये बिहार बहुत लोकतंत्र की जननी है, हर विषय को समझती है और एक एक चीज को अच्छे से समझ रही है। कई बार लोग गलतफहमी में आ जाते हैं, किराए के लोग जुटाकर जो भीड़ बनाते हैं, समझते हैं ये सब मेरे हैं, और जब वो लौटकर घर आते हैं तो वहां कोई मिलते नहीं उनके। नहीं, रैली पे तो हम जाते हैं तो मिलते नहीं उनके। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार याद करिए वो दौर केजरीवाल साहब का, कि हर दिन एक नया खुलासा करते हाँ, थे। खुलासा बहुत हुआ और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कितनी बार कोर्ट में जाकर माफी मांगकर वो आए होंगे। वैसा ही एक नेता यहां भी अभी आए हैं, और जो इस प्रकार के प्रपंच को रच करके नेतृत्व केजरीवाल को अपना गुरु मान करके यहां चाहते हैं उस मॉडल से सत्ता पालें। तो ये बिहार है, गलतफहमी में न रहें, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, एक तो उनकी बात हो गई। दूसरी तरफ भी पार्टी में जो महागठबंधन कहते हैं अपने आप को, सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है अभी जो चल रहा है। पहले हम आ जाते हैं राजद पे। सर, राजद में इस वक्त अगर 3 धुरी है कही जाए तो, चूंकि अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो मैं बात कर लेता हूँ। रोहिणी यादव जी ने सबको अनफॉलो कर दिया, तेज प्रताप यादव जी अलग पार्टी बना के चले, और हरियाणा वाले यादव जी के साथ मिलकर के तेजस्वी यादव जी नाव चला रहे हैं। पार लगेगा? देखिए, मैं तेजस्वी यादव जी को अपने भाई बहनों से ज़्यादा भरोसा वो हरियाणा वाले यादव जी जिनकी चर्चा की है उन पर है। और वो हरियाणा से आके बिहार से राज्यसभा के सदस्य बन गए। बिहारी का एक जो दिन रात उनके यहाँ परिश्रम करने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता है, उनका हक छीन कर वो यहाँ से राज्यसभा चले गए। तो ये तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो एमडी, तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है उनकी, वो उसके एमडी हैं। वो जिसको चाहें वो फ्रंट सीट पर बिठा दे, जिसको चाहे बैक सीट पर बिठा दे, चाहे तो पूरे परिवार के लोगों को ही मंत्री बना के बिठा लें। ये सब काम जब सत्ता में थे तो उन्होंने किया। तो ये उनके लिए चलता है, एक हाउस में खुद, दूसरे हाउस में माता जी, तो ये सब उनके लिए चलता है। ये परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब अपने परिवार को संभाल कर नहीं रख पाए। जो बड़ा भाई था, जो इस पूरे परिवारवादी व्यवस्था का युवराज था, जो बड़ा भाई था, उसको मैं ये अगर बोला जाए कि वो रियल हकदार था इस पूरे पार्टी का, उसको किस प्रकार दूध की मक्खी के जैसा निकाल कर बाहर कर दिया गया। तो जिनसे, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिनसे आज अपना परिवार नहीं संभल रहा है, वो बिहार क्या संभालेंगे। ये बात मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था ऑफ कैमरा। मैं बोल ही रहा हूं कि जो परिवार नहीं संभाल पा रहे, बिहार क्या संभालेंगे। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। क्या तेज प्रताप यादव थोड़ा थोड़ा हिंदू ज्यादा दिखते थे, इस कारण हो गया दिक्कत? नहीं, तेज प्रताप जी धार्मिक लोग हैं। हाँ, इसीलिए ये आप मानिए, धार्मिक लोग हैं। तेज प्रताप जी बाहर निकाल दिए। धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। समय समय पर वृंदावन भी जाते रहे हैं, कभी कभी बांसुरी भी बजाते रहे। लेकिन ये अलग बात है कि उनके बांसुरी का प्रभाव उनके छोटे भाई पर नहीं पड़ा। और तेज प्रताप जी का जहां तक सवाल है, तो तेज प्रताप जी तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ है। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं, तेज प्रताप जी इंटर पास लोग हैं।
आप देख लीजिए जी जी। उनका जो लालू जी का जो शासन चलाने का तरीका था वह तेज प्रताप में मिलता है, तेजस्वी में कहीं नहीं है वो चीज। लेकिन क्या है कि इस समय जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि हम कैसे आगे बढ़कर पार्टी पर अपना कब्जा कर लें, इस बात को मैं उनके पारिवारिक मुद्दे में जाना नहीं चाहता हूं, मुझे मत घसीटिए उनमें। वो नहीं, जो मैं तो वो घसीटूंगा। उनका परिवार, उनको मुबारक हो, दूसरे की जगह जा करके चले जाते हैं इंसाफ करने के लिए, और परिवार में एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए जो उनके घर में बहू बन करके आई थी। मैं जाना नहीं चाहता हूं इन बातों में। और जो घर में न्याय नहीं कर पाए वो बिहार की जनता से क्या न्याय करेंगे? वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती की बच्ची नहीं थी। हाँ। उनके दादा बिहार के इनके पिताजी से पहले मुख्यमंत्री सर, हो गए थे। क्वेश्चन याद आ गया इस पर। ये जो राजद वाले फिर कहते हैं कि लालू जी पिछड़ों को न्याय दिए, लेकिन उनसे पहले तो दरोगा प्रसाद राय नहीं, स्वयं- दरोगा कर्पूरी ठाकुर कौन थे? वही लालू जी तो ऐसे व्यक्ति थे जिनको पिछड़ों से नफरत थी, अति पिछड़ों से नफरत थी। एक अति पिछड़ा का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के क्षितिज पर छा रहे थे तो उस कर्पूरी ठाकुर जी के लिए लालू जी शब्द का जो प्रयोग करते थे, मैं ऑन कैमरा बोलूं या ना बोलूं, कर्पूरी ठाकुर को लालू जी सामंतवादी बन करके, माने जो कोई अन्य लोग सोच भी नहीं सकता था कर्पूरी जी के लिए, उनको कपटी ठाकुर बोला करते थे। तो ये सब लिखित बातें हैं, उस समय के जो लोगों हैं उन्होंने लिख के ये चीज किताब के अंदर रखा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि जो एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, जो एकदम पूर्ण रूपेण समाजवादी बैकग्राउंड के लोग, और बिहार के अंदर लोगों को अति पिछड़ा के लिए हमेशा दिन रात काम करने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, वैसे लोगों के लिए इस प्रकार के शब्द का चयन ये लालू जी के परिवार को ही शोभा देता है। तो लालू जी ने कुछ किसी के लिए किया नहीं। आप अगर उठाकर देखें तो आज माइनॉरिटी के भाई उनके साथ हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि माइनॉरिटी के लिए किए गए 4 काम लालू यादव की पार्टी के लोग बता दें। 15 वर्षों में माइनॉरिटी के फेवर में कोई 4 काम किया गया हो, 4 छोड़ दिए, 2 बड़ा काम बता दें कि उनके फेवर में किया गया हो, जिनसे उनके जीवन में बदलाव आ गया हो। एक काम नहीं उन लोगों ने किया माइनॉरिटी के फेवर में। आज नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ी है, और बिहार में सबका विकास किस प्रकार हो इसकी चिंता करते हुए बिहार का बजट बनाने का काम किया है। अब सर रैपिड फायर, एक पर्सनालिटी का नाम बोलूंगा और उसके बारे में आपके क्या विचार है, उनके बारे में क्या विचार है। सबसे पहली पर्सनालिटी हमारे सामने सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, अति प्रिय, लोकप्रिय नेता इस समय नरेंद्र भाई मोदी है। राहुल गांधी नेता है ही नहीं, पार्टी बॉय, पोस्टर बॉय, नेता है ही नहीं। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर में पले जिए हुए लोग हैं, नेता है ही नहीं, न नेतृत्व क्षमता है, न नेता है वो। जिसके पास नेतृत्व क्षमता नहीं है उसको नेता कहा ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार सुलझे हुए विकासवादी नेतृत्व को आगे रखकर काम करने वाले लोग। मंत्री महोदय जीवेश मिश्रा सर, काम के प्रति डेडिकेटेड। एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं इसमें सर, पूछना भूल गया था। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं और मंत्री पुनः बनते हैं, अगले 5 साल का आपका विजन क्या होगा सर? मैंने कहा ना, विजन मेरे पास कौन सा विभाग आता है, ये तो विभाग स्पष्ट कर दीजिएगा तो मैं विजन बताऊंगा। नहीं, इसी विभाग में लेकिन अगर मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि बहुत लंबी प्लानिंग के साथ इस विभाग के अंदर जो मास्टर प्लान बनाया हूं, पटना को एनसीआर में तब्दील करना तमाम सुविधाओं के साथ, और उसका मास्टर प्लान भी 30 तक का मैंने तैयार कर दिया है। ये बिना सोचे हुए कि कल कौन आएगा, क्या होगा, मैं आऊँगा कि दूसरे को पार्टी विभाग देगी, मैं उन चीज़ों में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग नहीं जाते। मंत्री मेरे लिए दायित्व है, कोई पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो भी जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी के साथ उस पर काम कर रहा हूँ। और आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ कि जो मैंने प्लान किया है कि जो शहर की गैदरिंग है, जो सीवरेज है, आज बसे हुए बसावट में जाकर आप ठीक तरीके से उसको बनाकर लाएंगे, तो जब तक आप उसको बनाएंगे तब तक वहां के लोगों को तकलीफ होगी, तकलीफ देते रहेंगे।
तो मैंने निर्णय लिया है अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि बिहार के 9 प्रमंडल सिटी के पैरेलल हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, और इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी। आप 5 साल आगे की बात कर रहे हैं ना, मैं तो अभी इस काम को करने के लिए सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी की आवश्यकता थी। हम लैंड पूलिंग पॉलिसी पहली बार बिहार में देश के आजादी के बाद बनाकर लाए हैं नगर विकास आवास में, और उससे हम अभी हर शहर के पैरेलल लैंड पूलिंग पॉलिसी के द्वारा एक नया शहर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जो कंप्लीट सैटेलाइट सिटी होगी, जहां लोग रहना चाहेंगे, रुकना पसंद करेंगे। इस पर मुकम्मल तैयारी करके आगे 5 साल की हमने योजना बना के 9 शहर को अभी हमने प्रायोरिटी में लिया है, और आने वाले दिनों में जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है सब पे हम जाकर शहर के पैरेलल शहर बनाएंगे, एक बिल्कुल नया शहर, स्वच्छ शहर, साफ सुथरा शहर, और इस पर काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जितना हमारा अभी जो हमारा नगर विकास आवास का अपना जमीन है बोर्ड का, उस सब में नए मॉडल का हाउसिंग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, गुड़गांव और नोएडा स्टाइल का। वो बहुत जल्द उस पर काम करने जा रहे हैं, हम बड़ी कंपनी के साथ उसमें साझा भी कर रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी ने कहा आलू डालेंगे सोना बना देंगे, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पटना के कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनाकर पटना के लोगों को देंगे। पूरी तैयारी कर दिया है, टेंडर में भी बात आ गई है, और 15 मेगावाट कचरा से बिजली ही नहीं बनाएंगे, खाद भी बनाएंगे, कंपोजिट खाद, गैस भी निकालेंगे जिससे हम फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब काम कचरे से करने जा रहे हैं और तैयारी के साथ करने जा रहे हैं, और इस मॉडल को राज्य के अन्य जगह में भी आने वाले दिनों में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये सब तैयारी करके मैं आपको बता रहा हूं। एडवर्टीजमेंट पॉलिसी हम बिहार के लिए नया बनाए हैं। हमारा उससे जितना यूएल भी है, नगर इकाई है, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, सरलता के साथ रेवेन्यू जनरेट होगा, बिना जनता पर किसी प्रकार का बोझ डाले रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सब काम आने वाले दिनों के लिए हमारा जो मास्टर प्लान है उसके अंदर है, और पूरे जितने शहर हैं बिहार के अंदर सबको सीवरेज सिस्टम से कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य है आगे 5 साल में। एसटीपी हम एक टाउन को एसटीपी से आच्छादित कर देंगे आने वाले दिनों में, और एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहां नल का जल प्रॉपर तरीके से हम ना पहुंचा दें। तो ये सब काम हमारे प्लानिंग में है आने वाले दिनों में, और एक एक काम को ईमानदारी पूर्वक डंके की चोट पर जमीन पर उतार के दिखाएंगे। फेयर इनफ था तो रैपिड शो, लेकिन थोड़ा सा ये वाला लेंदी मैंने ले लिया क्योंकि पूछना बनता था। आखिरी प्रश्न रैपिड में ही, तेजस्वी यादव के बारे में क्या? बोगस मैन विथ सिल्वर स्पून। बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा ना, मैन विथ सिल्वर स्पून। वो चांदी का तो चम्मच, मछली खाते नवरात्रि, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वरना उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उस शिक्षा दीक्षा के लोग हमारे बिहार में यादव परिवार में कितने घूम रहे हैं, कहीं किसी जगह पर नहीं पहुंच पाए, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उनकी चिंता करनी चाहिए, हम सबों को मिलकर चिंता करनी चाहिए। बिहार की राजनीति, आखिरी प्रश्न, बिहार की राजनीति मतलब एनडीए वर्सेस कैसे देखते हैं राजद को? बिहार की राजनीति का मतलब अब विकास, विकास और केवल विकास, ये एनडीए ने कर दिया है बिहार में। इसलिए अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति अब जातीय उलझन से बाहर निकलकर अब डेवलपमेंट 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 पर आ गई है। ये एक सुखद काम एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर पैदा कर दिया है, इसलिए मैं एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जीवेश सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपने शो आपको में भी। इतने डिटेल से बताया। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मंत्री जी जीवेश मिश्रा सर। अगर हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जाले विधानसभा में वॉक व्हेन यू टॉक, इस शो को हम करेंगे जब चुनाव का समय होगा और मंत्री जी चुनाव प्रचार में होंगे, तब हम एक्चुअल में जाले में विकास क्या हुआ है, हमारी टीम आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर के पहले वो दिखाएगी और फिर सवाल जवाब होंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।